आप सभी दिल्ली वासियों को मुबारक हो। आप सबके सहयोग और प्रशासन की मदद से दिल्ली में 70 सीटों के लिए विधानसभा का चुनाव शांतिपूर्वक खत्म हो गया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से 60.42% लोगों ने मतदान किया है। इतनी कम वोटिंग से लोगों में चुनाव के प्रति जागरूकता की कमी और उदासीनता साफ देखी जा सकती है। खैर, अब बारी है गेस गेस खेलने की कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं रमेश झा। अगर एग्जिट पोल सर्वे की माने तो बीजेपी आराम से सरकार बना लेगी और कांग्रेस फिर से अपने आप को शून्य से बाहर निकालने में लगी रहेगी। लेकिन मैं आपको ये बात एग्जिट पोल के आधार पर बता रहा हूं। पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये एग्जिट पोल है क्या चीज। दरअसल एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना और पोल का मतलब होता है सर्वेक्षण। तो जब आप वोट देकर बाहर निकल रहे होते हैं तब आपके पास कोई सर्वे करने पहुंच जाता है और आपसे कुछ सवाल पूछता है, और उन सवालों के जवाब में एक सवाल यह भी हो सकता है कि आपने वोट किसको दिया है। अगर आप इसका सीधा जवाब नहीं देंगे तो वो इस बात का अनुमान आपके द्वारा दिए गए दूसरे सवालों के जवाब से भी लगा लेते हैं, और फिर मिले हुए सवालों के जवाब से सर्वे करने वाली कंपनी सरकार के गठन के बारे में अंदाजा लगा पाती है। हालांकि सर्वे ठीक से हो इसके लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि कितने सैंपल डेटा लिए गए हैं, कहां कहां से सैंपल डेटा लिया गया है, किस किस उम्र के लोगों से लिया गया है, कितने महिलाओं और कितने पुरुषों से पूछा गया है, इत्यादि इत्यादि। पहले किए गए एग्जिट पोल को अगर ध्यान में रखा जाए तो बहुत बार ये एग्जिट पोल बहुत ज्यादा गलत साबित हुए हैं, क्योंकि बहुत बार कंपनी के पास किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए बहुत कम डेटा होता है और फिर उस कंपनी के मालिक का जिस राजनीतिक पार्टी की तरफ झुकाव है तो नतीजा निकालने में उस झुकाव का इस्तेमाल कर लेते हैं। एग्जिट पोल का इस्तेमाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है, या आसान भाषा में कहें तो मतों की गिनती में हेरफेर के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि एक चुनाव में 3 पार्टियों ने चुनाव लड़ा और वो पार्टियां हैं ए, बी और सी। एग्जिट पोल ने पार्टी ए के जीतने के बारे में अपनी भविष्यवाणी कर दी और उस भविष्यवाणी का बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार कर दिया गया। अब चुनाव में नतीजे आने से पहले एग्जिट पोल के कारण एक भ्रम फैल चुका है कि पार्टी ए जीत रही है। अब अगर चुनाव की गिनती में भारी हेरफेर करके भी पार्टी ए को जिता दिया जाए तो किसी को कोई शक नहीं होगा, क्योंकि जनता के मन में पहले से ही यह बैठ चुका है कि पार्टी ए जीतेगी, जबकि वो नहीं जीत रही थी। तो हो गई ना गड़बड़। इसलिए इस तरह के पोल पर आप तभी भरोसा कर सकते हैं जब चुनाव कराने वाली संस्था अपने काम को ईमानदारी से कर रहा हो। लेकिन जिस देश में चुनाव आयोग जैसी संस्था पर पिछले कुछ सालों से करीब करीब हर चुनाव में ईवीएम, सत्ता पक्ष के बेलगाम भाषण से लेकर उसके अपने चुनाव आयुक्त पर सवाल उठता रहा हो, वहां पर एग्जिट पोल जैसी व्यवस्था पर सवाल उठना बहुत लाजमी है। खैर, इन सब से अलग मैंने दिल्ली के जाने माने पत्रकार जसविंदर सिद्धू, जिनका लेख अक्सर आप हिंदुस्तान टाइम्स, ग्रेटर कश्मीर, द वायर, न्यूज़ क्लिक में पढ़ते होंगे, उनसे दिल्ली के अलग अलग मुद्दों के ऊपर बात की और उनसे दिल्ली की दोनों ही पार्टियों की भूमिका को समझने की कोशिश की। जब मैंने उनसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पिछले 5 साल के काम के बारे में पूछा तो उनका ये कहना था। देखो, एजुकेशन में तो बहुत अच्छा काम किया है। मेरे को जैसा लगता है कि एज ए जर्नलिस्ट की इस कंट्री में एजुकेशन में बहुत काम होना चाहिए। जैसे आप भी इतने साल से एजुकेशनिस्ट रहे हैं और मोहल्ला क्लीनिंग अच्छा रहा है। लेकिन रमेश, ये सब चीज ना गौण हो जाती हैं जब आपका धर्म वर्म आता है ना। ये आप जो जैसे ये फैला रहे हैं ना ये लोग, उसमें आतिशी बातिशी का जो काम वाम सब मतलब पीछे पीछे गौण हो जाता है। मुझे लगता है कि बहुत चैलेंज होने वाला है इसके लिए कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ से जीतना, क्योंकि जो जिस बंदे को वहां खड़ा किया है ना वो बदनाम है। ये बिल्कुल गंदी लैंग्वेज के लिए, चाहे वो आप लोकसभा में हो। क्या आप रमेश बुधुड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं उनका ही नाम ले रहा हूँ। वो जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल होते हैं वो एक रोल मॉडल है वो बीजेपी का। आप ऐसा लैंग्वेज बोलिए, आपको ऊपर प्रमोट करेंगे। बेशक उन्होंने लोकसभा में उनका सीट काटा, लेकिन अभी दिया ना, उनको दोबारा वापस तो दिया ना उसकी सीट ना। तो वो एक ना रोल मॉडल है वो बीजेपी का, कि आप ऐसी लैंग्वेज बोलिए तो आप आगे बढ़ेंगे। चाहे प्रवेश वर्मा हो, चाहे रमेश बिडूड़ी हो, जितना आप गंद बोलेंगे उतना आपको आगे बीजेपी में आगे बढ़ाया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के मुद्दे को बहुत हद तक
दिल्ली और कुछ अन्य राज्यों के चुनाव के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। इस बात के लिए तो उसकी तारीफ बनती है। और ये वो मुद्दे हैं जिससे आज भी विश्व गुरु भारत के ज्यादातर राज्यों के लोग जूझ रहे हैं। और शायद कुछ सालों में सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगी और धीरे धीरे सरकारी खाते से इन दोनों का नाम काट के प्राइवेट प्लेयर को खेलने के लिए दे दिया जाएगा। और फिर प्राइवेट प्लेयर इन दोनों खेलों को जनता के साथ मजे के साथ खेलेगी। मेरे पूछे जाने पर कि कालका जी से आतिशी, रमेश बिधूड़ी या अलका लांबा में से किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? कोर वोटर्स जो है आम आदमी पार्टी का ना, वो लेडीज हैं जिनका टिकट बस में फ्री हुआ है ना। लेकिन अभी बीजेपी बोल रहे हैं आपको फ्री देंगे, तो वो भी मुझे लगता है कि कभी कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट हो सकता है। तो बहुत टफ फाइट है। अलका लामा के आने की वजह से ज्यादा मुश्किल हो गया है। विदुड़ी 3 बार का, आई थिंक 2 और या 3 बार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां से है, जो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है। और ये टफ है आतिशी के लिए, चैलेंजिंग है। अगर यहाँ से आतिशी निकल गई तो शी गोइंग टू बिकम द बिगेस्ट लीडर इन द कंट्री, आई एम टेलिंग यू। भाजपा के पिछले 14 साल के राजनीतिक रिकॉर्ड और अभी के माहौल को ध्यान में रखते हुए जसविंदर जी ने जो कहा वो बहुत अहम है और आने वाले समय के बारे में बहुत कुछ बता रहा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते मुस्लिम के जो हेट क्रिएट किया है ना इस कंट्री में, आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं तो अक्रॉस द कितने लोगों से मिलता हूँ, उसको बीट करना बहुत मुश्किल है। और यो इलेक्शन पे उनको पता है कि हमको रिजल्ट मिलने वाला है इसका, इसलिए वो सब कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, आपका प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, आप एक है तो सेफ है, तो वो उसको बीट करना मुश्किल है। कार्ल मार्क्स ने बोला कि ये धर्म अफीम है ना, ये अभी अभी अफीम खा के बैठे हैं। ये जो मुल्क अभी पूरा कंट्री चल रही है ना, 1 GB डाटा पे चल रही है, जो फेक न्यूज फैलाता है। 1 GB डाटा फ्री क्यों दिया गया है? इसलिए कि आप लोगों का ब्रेन वॉश किया जाए। लोग पागल हैं, पढ़े लिखे लोग, IIT पागल हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। तो वो उसको बीट करना मुश्किल है। तो इसलिए जो इस इलेक्शन में क्या होने वाला कुछ बता नहीं सकते हम लोग। 2022 में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने एक धर्म विशेष को निशाना बनाते हुए टोटल बॉयकॉट की बात कही थी। जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो, और मेरे साथ बोलो हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। इस वीडियो में जो वो कह रहे हैं उससे एक खास धर्म के लोगों के लिए उनकी नफरत दिखाई दे रही है। और उनकी ये नफरत बिल्कुल भी दिखावटी नहीं है, क्योंकि वो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं और आरएसएस की शाखाओं में इस तरह की बातों को सिखाना कोई नई बात नहीं है। तरीके थोड़े डिप्लोमेटिक होते हैं। नेता का काम समाज में फैले द्वेष को खत्म करना होता है, ना कि बढ़ाना। लेकिन ये उम्मीद आजकल के नेताओं से शायद बेईमानी होगी, खास करके भाजपा के नेताओं से। प्रवेश वर्मा की बात मैंने इसलिए की क्योंकि अगर भाजपा दिल्ली में सरकार बनाती है तो प्रवेश वर्मा उस सरकार में क्या भूमिका निभाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। सत्ता का लोभ बहुत खराब होता है। यदा कदा अरविंद केजरीवाल भी अपने आप को धर्म की राजनीति में डुबकी लगाने से नहीं बचा पाते हैं, मगर शायद वो दुविधा में फंसे रह जाते हैं। दरअसल कांग्रेस हो या पूरा विपक्ष, भाजपा के धर्म की राजनीति का मजबूत काट अभी तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। कांग्रेस का जो पॉलिसी ये रहा है कि वो ना इसको ना, ये जो धर्म की राजनीति को काउंटर करने में फेल हो गया पूरी तरीके। उसका उनके पास समझ नहीं आ रहा करना क्या है। ऑल ओवर इंडिया में ये जो मंदिर मस्जिद का झगड़ा चल रहा है ना, ये कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे हैंडल करना है। राहुल का रेपुटेशन बहुत अच्छा हुआ है जब से उन्होंने अपना पैदल यात्रा शुरू किया, उनको लोग पब्लिक पसंद करती है उसको, लेकिन वो काउंटर ही नहीं कर पा रहे ना। एक फैमिली में 12 लोग हैं, 5 लोग हैं या 6 लोग हैं, 4 लोग भी है, वो हिंदू मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, 2 लोग बेचारे वो राहुल की बात कर रहे हैं। नहीं चल सकता ना इस करके। वो काउंटर करना बहुत मुश्किल है। धर्म, ये जो राजनीति चल रही है, धर्म की राजनीति चल रही है, इसको काउंटर करना ऑल ओवर वर्ल्ड में। अभी अमेरिका में क्या हुआ, ट्रम्प का जो राइट विंगर ने जिताया ना उसको, आप तो यूएसए में बैठे ना, देखने क्या हो क्या रहा है। जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था कनाडा, उसी पे टैरिफ लगा दिया उसने। बेवकूफी वाले काम होते हैं ना।
तो ये इंडिया में भी यही हो रहा है, वही हो रहा है सब जगह ना, उसको काउंटर करना बहुत मुश्किल होता है। विपक्षी दल अभी तक बेरोजगारी, खराब होती अर्थव्यवस्था, शिक्षा जैसे मुद्दों को जनता के बीच मजबूती से रखने में सफल नहीं रही है। लेकिन इसमें सारा दोष पार्टियों का नहीं है। हमारे देश के ज्यादातर चाटुकार मीडिया ने देश के अहम मुद्दों को जनता से दूर रखने में बहुत जबरदस्त भूमिका निभाई है और बहुत बार तो चुनाव आयोग के ऊपर भी चुनाव में सत्ताधारी पार्टियों को जिताने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि इस आरोप में कितना दम है ये तो सर्वोच्च न्यायालय या फिर किसी तरह की निष्पक्ष जांच में ही साबित हो पाएगा, अगर जांच हुई तो। मगर चुनाव आयोग के लक्षण तो शंका खड़ी कर ही रही है। अब सवाल है कि अगर भाजपा दिल्ली में सरकार बनाएगी तो जनता को क्या उम्मीद लगानी चाहिए। आम आदमी पार्टी के शासन में जिस तरह से एलजी हर छोटी छोटी फाइल के ऊपर अपनी निगरानी रखते थे और हर काम में रोड़ा लगाने की कोशिश करते थे, ऐसा आरोप लगाया जाता रहा है उन पर, क्या वैसा ही भाजपा के शासनकाल में भी करेंगे? इसका सीधा जवाब है कि वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अगर भाजपा सत्ता में आई तो महिलाओं को कैश देने के अपने वादे के काम को जोर शोर से करने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन ये कैश कितने लोगों को मिल पाएगा ये देखने वाली बात होगी। अगर भाजपा सत्ता में आई तो 5 साल में से आधा समय वो आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए काम को खराब बताने में और इंक्वायरी बैठाने में ही खत्म कर देगी। यमुना की सफाई हो जाएगी, इसकी संभावना न के बराबर है। हिंदू मुस्लिम राजनीति वाली मॉनसून दिल्ली में दस्तक दे सकता है और धर्म की राजनीति में उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आम जनता क्या चाहती है। और अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में वापस आती है तो पार्टी के लिए बहुत सारी चुनौतियां होंगी। शिक्षा को बेहतर बनाना, सड़क का निर्माण, स्वास्थ्य के ऊपर काम, प्रदूषण से अपनी जनता को बिना किसी पर दोषारोपण करते हुए बचाना, और सबसे ज्यादा अहम कि मिडिल क्लास को इस बात का एहसास दिलाना कि सरकार उसके साथ भी है और उसके लिए भी काम करती है। लेकिन अगर भाजपा और आम आदमी पार्टी की सीटें आसपास रहीं और दोनों में से किसी के पास भी बहुमत नहीं रहा तो आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी के विधायक को बचा के रखने का होगा। मुझे उम्मीद है कि पार्टी ने महाराष्ट्र की राजनीति से सीख ले ली होगी। इस पूरे स्क्रिप्ट को लिखने में मेरी मदद राहुल सेठी ने की है और एडिटिंग में हितेश सिंह और गुरिंदर ने। धन्यवाद।